नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। पीएम मोदी एनडीए के सांसदों से आज मुलाकात करेंगे। आज से 10 अगस्त तक एनडीए के सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। तो बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों से संवाद करेंगे पीएम। तो वहीं सांसदों से संवाद कर पीएम लेंगे जमीनी फीडबैक। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का देंगे मंत्र। इसके साथ ही 42 लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों से आज मुलाकात होगी, संवाद होगा। संवाद में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मिशन 24 का आगाज हो चुका है और देखिए किस तरीके से लगातार अब से 10 अगस्त तक सांसदों से संवाद प्रधानमंत्री का रहने वाला है। तो किस तरह से बीजेपी की मजबूती के लिए ये संवाद बेहद महत्वपूर्ण और जमीनी हकीकत क्या है, फीडबैक क्या है, कहीं ना कहीं उससे जानेंगे। और इसके साथ ही जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान चला उसमें क्या कुछ रहा, जनता के बीच जब ये सांसद गए तो जनता का क्या फीडबैक रहा वो भी जानेंगे। और 24 के लिए आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और क्या कुछ चिंतन मंथन रहेगा, इस संवाद में कहीं ना कहीं निकलकर सामने आएगा। तो लगातार 10 अगस्त तक अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग प्रदेशों के सांसदों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। तो आज से 10 अगस्त तक एनडीए के सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों से ये मुलाकात रहने वाली है। इस दौरान जमीनी हकीकत जानने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री। तो फीडबैक क्या कुछ है जमीन का, और जनता के बीच जब सांसद गए हुए थे जिसे महाजनसंपर्क अभियान नाम दिया गया, और इस दौरान जनता के बीच क्या कुछ रहा उसे भी जानने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। और इस दौरान चिंतन मंथन का दौर देखने को मिलेगा क्योंकि तैयारी 24 की है। 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है और लगातार तमाम रणनीतियां हर पार्टी तैयार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिसे कहा जाता है कि 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और कहीं ना कहीं वो मोड लगातार नजर आ रहा है। संवाद, और ये संवाद कितना कारगर साबित होता है ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। तो तमाम प्रदेशों के सांसद हर दिन ये बैठक 10 अगस्त तक ये बैठक चलेगी, ये संवाद चलेगा। और चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव है और सांसदों की भूमिका किस तरीके से अभी अपने अपने क्षेत्रों में है उसे जानने का प्रयास किया जाएगा। क्या फीडबैक रहा जनता का और जनता के बीच सांसदों की कितनी पहुंच है वो भी देखा जाएगा। तो इस संवाद में जीत का मंत्र और चुनाव में किस तरीके से उतरना है, चुनावी रणनीति क्या रहेगी, वो मंत्र भी प्रधानमंत्री देते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे और नितिन गडकरी मौजूद होंगे, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी क्या पथ रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा की जाएगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, 24 की तैयारी में बीजेपी है और देखिए हर दिन कोई नई एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब आज से 10 अगस्त तक ये संवाद सांसदों के साथ पीएम का रहने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा और आज के दिन कौन कौन से सांसद किस प्रदेश के मौजूद रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, जो 2024 की तैयारियां हैं उसको लेकर बीजेपी पूरी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कोई भी कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं अगर हम बात करें तो आज से ये बैठक शुरू होगी जहां देखिए जो एनडीए के सांसद हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और 10 अगस्त तक ये पूरी जो है बैठक चलने वाली है। जिसके बाद देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सांसदों के साथ एक महाजनसंपर्क अभियान भी शुरू किया गया था जिसमें देखिए जमीनी स्तर पर सांसदों ने जाकर
हर एक व्यक्ति से मुलाकात की थी, तो उसको भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मुलाकात करते समय उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीनी स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, कितनी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें तो पूरी जो है भाजपा की लहर ही नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जब देखिए ये मुलाकात करेंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ देखिए एक मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए आज से ये बैठक शुरू होने वाली है। तो देखिए सांसदों से संवाद में जब वो बातचीत करेंगे तो उस पर 2024 में किस तरीके से बीजेपी अपनी बम्पर जीत हासिल करे उसको लेकर भी अहम चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए मिशन 24 का आगाज हो चुका है। तो वहीं सांसदों से आज संवाद में देखना होगा कि आज वो कौन सा नया मूल मंत्र देते हुए शामिल, जो सांसद होंगे उनमें जो शामिल होंगे उनको कौन सा मूल मंत्र देंगे, क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी अलग अलग गांव में भी गई है, शहरों में भी गई है, जमीनी स्तर पर उतरकर हर तैयारी बीजेपी कर रही है, जिससे कि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत उनकी हासिल हो, जिसको लेकर बीजेपी पूरी जोर कोशिश कर रही है। अब देखना होगा अभी जब मीटिंग शुरू होगी तो उसमें क्या कुछ मूल मंत्र वो देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। जी रितु। बिल्कुल प्रिया, और लगातार देखिए रणनीति तय की जा रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत जमीन पर उतरेगी। और हमने वो तस्वीरें भी देखी कि लगातार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया, और कहीं ना कहीं ये महाजनसंपर्क अभियान 9 सालों के कार्यकाल को दर्शा रहा था। क्या कुछ उपलब्धियां रही उसे जनता तक पहुंचाया जा रहा था, और उसी को जानने का प्रयास भी फीडबैक में यह किया जाएगा कि आखिर जनता के बीच अब भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ छवि रहने वाली है, जनता का क्या रुख है, उसे प्रधानमंत्री जानेंगे। और आगे का पथ तैयार होगा कि आखिर किस पथ पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली है। कितने बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी प्रिया? जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर पश्चिम ब्रिज और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 42 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ आज वो संवाद करेंगे, जिसमें देखिए अहम वो मूल मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। साथ ही जमीनी स्तर पर क्या कुछ चल रहा है उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखिए जनसंवाद किया गया है तो उसमें जो है बीजेपी अपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, जिसको लेकर देखिए आगाज शुरू कर चुकी है। जगह जगह महाजन संपर्क अभियान भी चल रहा है। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर जो ये बैठक होगी, जिसमें देखिए अगर हम बात करें इन संवाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। वहीं देखिए आज जो ये है बैठक का आयोजक केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा के द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसमें देखिए एनडीए के सांसद भी बहुत सारे मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा कि उसमें क्या कुछ वार्तालाप होती है, कौन सा मूल मंत्र दिया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें महाजन संपर्क अभियान की तो वहां पर देखिए अलग अलग क्षेत्रों में सभी सांसद गए थे और देखिए जमीनी स्तर पर सभी ने सभी को लुभाने की कोशिश की थी, क्योंकि देखिए पूरी सीट बीजेपी अपनी चाहती है, बम्पर जीत चाहती है, जिसको लेकर देखिए जनता में भी बेहद खुशी है, क्योंकि देखिए जनता का जो रुख है अभी वो बीजेपी की तरफ ही नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए चुनावों का दौर शुरू होगा तो उसको लेकर देखिए महज 1 साल बचा हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद देखिए बीजेपी अब कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और हर तरीके से अपनी बम्पर जीत को हासिल बीजेपी करके रहेगी। जी ठीक है प्रिया, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लापरवाह जिला अध्यक्षों को हटाएगी बीएसपी, तो संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मायावती ने सेक्टर प्रभारियों से मांगी है रिपोर्ट, तो सेक्टरों से रिपोर्ट मिलने के बाद होगा एक्शन। तो बीएसपी भी लगातार एक्टिव मोड में है, जो कि 24 का चुनाव है और इसके लिए कहीं ना कहीं बीएसपी इस वक्त तमाम संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। किस तरह से संगठन की छोटी छोटी जो कड़ियां हैं उसको मजबूत किया जाए और जो लापरवाह जो कार्यकर्ता हैं उनको हटाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। संगठन को मजबूत करने में बीएसपी सुप्रीमो जुट चुकी है। लगातार मैदान में अब बीएसपी सुप्रीमो आ चुकी है और पार्टी ने सेक्टर प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है। सेक्टरों से रिपोर्ट मिलने के बाद एक्शन लिया जाएगा। तो लापरवाह जिला अध्यक्षों पर गाज गिरने की तैयारी है। तो जो जिला अध्यक्ष टालमटोली करते हुए या पार्टी का जो कार्य है वो दुरुस्त नहीं किया और कहीं ना कहीं उन सभी जिला अध्यक्षों पर गाज गिरेगी। तो सेक्टरों से रिपोर्ट मिलने के बाद ये एक्शन लिया जाएगा कि आखिर कौन से ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे या पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही जनता के बीच उनका कितना कुछ काम रहा है, जनता उन्हें कितना पसंद करती है
उसे जानने का प्रयास करेंगी। तो एक्शन में इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो है, लापरवाह जिला अध्यक्षों पर गाज गिरने की तैयारी। तो लगातार एक के बाद एक बैठकें भी ले रही हैं बीएसपी सुप्रीमो, और किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, युवाओं को मौका देना है, ये प्रयास लगातार बीएसपी सुप्रीमो कर रही है। लगातार अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो एक्शन में इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो हैं, और जो जिला अध्यक्ष लापरवाही करते हुए अब तक का पार्टी के लिए कार्य नहीं किया या फिर स्थिरता दिखाई, उन पर यह कार्रवाई होने की तैयारी है। तो रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है, और उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो संगठन को मजबूत करने में एक एक कड़ी किस तरह से मजबूत की जाए ताकि 24 के चुनाव में मजबूती के साथ बीएसपी उतर सके, इस प्रयास में बीएसपी सुप्रीमो है। अपनी दावेदारी दिखाते हुए बीएसपी सुप्रीमो नजर आ रही हैं। जहां लगातार सवाल उठ रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो आखिर चुनावों में एक्टिव नजर नहीं आती, लेकिन इस बार के चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो खुद पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, और लगातार एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक का दौर भी देखने को मिला। प्रदेश में एक भी सीट बीएसपी नहीं बचा सकी थी। हालांकि 2019 आते आते बीएसपी ने सपा के साथ गठबंधन किया। इसमें सपा का तो फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सपा की 5 सीटें ही 2014 में भी थी और 5 ही सीट 2019 में। लेकिन बीएसपी 0 से 10 पहुंची। 10 लोकसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी ने अपने जिता लिए थे। ये 2024 का चुनाव इस बार फिर होने जा रहा है, जब बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान कर रखा है कि वो किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी, एकला चलेंगी और अपने दम पर ही ये चुनाव जीतेंगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो लगातार अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं, लगातार उसमें बदलाव कर रही हैं। पहले मंडल व्यवस्था समाप्त कर दी है, अब उन्होंने प्रदेश को 9 सेक्टर्स में बांटा है और प्रत्येक सेक्टर में 2-2 मंडल दिए हैं, जिनके प्रभारी, जो सेक्टर प्रभारी होंगे, वो सीधे बीएसपी सुप्रीमो मायावती को रिपोर्ट करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो बीएसपी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनको सेक्टर प्रभारी बनाया गया है। हालांकि इस लेकर मजबूती देने की कोशिश कर रही है, लगातार। अब अगला नंबर को जिला अध्यक्षों का लगने वाली है, मतलब सीधे तौर पर जो जिला अध्यक्ष पार्टी की रणनीति के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे हैं या बीएसपी सुप्रीमो की जो कहीं ना कहीं के निर्देश हैं उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको अब बीएसपी हटाने पर विचार कर रही। हालांकि इन पूरे मामलों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के जो सेक्टर प्रभारी हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में बनाए गए हैं, इन सेक्टर प्रभारियों से रिपोर्ट तलब की है। निश्चित तौर पर यह रिपोर्ट के बाद बीएसपी जिला अध्यक्षों को बाहर करेंगी, जो या तो पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जाते या फिर पार्टी के प्रति जिनका कहीं को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे, ऐसे लापरवाह जिला अध्यक्षों को बीएसपी सुप्रीमो हटाने जा रही है। हालांकि इनकी सूची तलब की गई है, जा रही है कि इनकी सूची तलब की पदाधिकारियों के संस्तुति आने के बाद बीएसपी सुप्रीमो अध्यक्षों पर कार्रवाई करेंगी। तो निश्चित तौर कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो लगातार कोशिश कर रही है कि 2024 में बेहतर परफॉर्म किया जाए। कम से कम सीटें जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ उन्होंने 2019 में जीती थी, उनको बचाए रखा जाए। दूसरी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं काम किया जाए, ताकि 2024 में केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका में वो रह सके, जिसको लेकर लगातार वो संगठनात्मक बैठकें और इस तरीके की कवायद कर रही हैं, जिसमें संगठन स्तर पर लगातार बड़े बदलाव बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से किए जा रहे हैं। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो लगातार बीएसपी सुप्रीमो ये प्रयास कर रही है कि किस तरीके से अपनी संगठन की मजबूती को दिखाया जाए। अब खबर जौनपुर से है, जहां सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया। जनता ने बीजेपी को 10 साल का मौका दिया, 9 साल में देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया, अपने स्वार्थ के लिए मणिपुर जैसी घटना होने दी। आज प्रधानमंत्री लोकसभा का सपना नहीं कर पा रहे, तो वहीं बीजेपी की सरकारों ने देश की जनता को भरोसा तोड़ा है। बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, बीजेपी सरकार में किसानों की आय नहीं बढ़ी, लूट, हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बीजेपी सरकार में अपराध नंबर 1 पर हो गया है।
जनता बीजेपी सरकार से निजात पाना चाहती है। बीजेपी के लोग इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। इंडिया गठबंधन में बहुत से अनुभवी नेता हैं। गठबंधन के लिए पीएम पद कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास तो सिर्फ एक चेहरा है। अगर इस तरीके से अगर पुलिस करेगी, और पुलिस पूरी तरह से इकबाल खो चुकी है, सरकार भी इकबाल खो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पूरी तरह से। और अभी तक देखिए आप लोगों का भी, पत्रकारों भाइयों का भी शोषण हो रहा है। अभी तो हम अपने कार्यकर्ताओं का तो लड़ेंगे ही, जहाँ पर भी आप लोगों का भी शोषण होगा तो उसे भी हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर इस तरीके से अगर पुलिस करेगी, और पुलिस पूरी तरह से इकबाल खो चुकी है, सरकार भी इकबाल खो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पूरी तरह से। और अभी तक देखिए आप लोगों का भी, पत्रकारों भाइयों का भी शोषण हो रहा है। अभी तो हम अपने कार्यकर्ताओं का तो लड़ेंगे ही, जहाँ पर भी आप लोगों का भी शोषण होगा तो उसे भी हम लड़ाई लड़ने का काम। होटल संचालक और कर्मचारियों की गुंडाई सामने आई है। खाना खाने आए परिवार को होटल कर्मियों ने पीटा। दोबारा सब्जी मांगने पर कर्मियों ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। होटल संचालक पर पहले भी लगे हैं मारपीट के आरोप। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर के बिस्मिल्लाह होटल का ये मामला है। तो होटल संचालक की ये गुंडागर्दी और वहां के कर्मियों की ये गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर दोबारा सब्जी मांगने पर किस तरह से परिवार के साथ बेअदबी की गई, बदसलूकी की गई, और इसका वीडियो सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको बता दें कि संचालक की पहले भी कई बार शिकायत आ चुकी है। इस होटल की कई बार शिकायत की जा चुकी है। इस तरह की बदतमीजी पहले भी होटल संचालक के द्वारा की जा चुकी है। तो न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हापुड़ से बिस्मिल्लाह होटल ये बताया जा रहा है हापुड़ में, जहां पर एक परिवार खाना खाने पहुंचा था और दोबारा सब्जी मांगने पर किस तरह से होटल संचालक और वहां पर मौजूद कर्मियों के द्वारा परिवार के साथ बदसलूकी की गई, बेअदबी की गई, और इसका वीडियो सामने आया है। लगातार सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लगातार इस होटल संचालक के मालिक के द्वारा बदसलूकी का पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। तो ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से परिवार के साथ होटल संचालक और तमाम मौजूद कर्मचारी मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिस्मिल्लाह होटल जो कि हापुड़ में मौजूद है, जहां पर एक परिवार खाना खाने पहुंचा था और इस दौरान मारपीट का ये मामला। और अधिक जानकारी के साथ हापुड़ से संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, जिस तरह से ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कुछ सच्चाई इस घटना के पीछे? जी आपको बताना चाहूंगा, एक मेरठ का परिवार है जो इस बिस्मिल्लाह होटल जो कि गढ़मुक्तेश्वर के गांव सरोरपुर में हाईवे पर स्थित है, यहाँ पर खाना खाने के लिए पहुंचा था। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि होटल के कर्मचारी व होटल के संचालक द्वारा मारपीट का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार होटल संचालक में जो कर्मचारी हैं वो लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं, बदसलूकी कर चुके हैं। और जो परिवार मेरठ से आया था वो खाना खाने के लिए यहाँ रुका, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि सब्जी को दोबारा लेने पर जो होटल जो कर्मचारी हैं उन्होंने परिवार के साथ बदसलूकी की, जबकि जो खाना खाने आए लोग थे वो दोबारा पैसे देने की भी बात कर रहे थे। उसके बाद भी वहां जो संचालक था, जो कर्मचारी था, वो आग बबूला हो गया। और आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से होटल संचालक व कर्मचारियों ने महिलाओं तक के साथ मारपीट की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर इस जानकारी को देने के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी जिले के एक बार फिर गरीब लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण का मामला सामने आया। यहां लखनऊ के रहने वाले पति पत्नी हैदरगढ़ कस्बे में एक किराए के मकान में रहकर गरीब व्यक्तियों को बड़ा प्रलोभन देकर उनका ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। जब इस बात की जानकारी क्षेत्र के हिंदूवादी लोगों को हुई तब उन्होंने मौके पर पहुंचकर वहां से ईसाई धर्म की कई पुस्तकें बरामद की और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। धर्मांतरण की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हिंदू संगठन के लोगों की तहरीर पर जांच पड़ताल करते हुए मामला सही पाया, जिसके बाद पुलिस ने धर्मांतरण करा रहे पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में ईसाई धर्म में गरीब लोगों के धर्मांतरण का मामला। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता माजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, जिस तरह से लगातार कई दावे पुलिस कर रही है सुरक्षा के, लेकिन इस बीच यह हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल, बता दें ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के जदरोड़ा थाना इलाके की नेशनल हाईवे नौका है, जहां देर रात जो है दो कांवड़ियों के आमने सामने से वाहन टकरा गए और इस वाहन टकराने से लगभग 11 से ज्यादा कांवड़िया घायल हुए। घायलों को जो है नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। 2 कांवड़ियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको हायर सेंटर रेफर कर दिया। कहा जा सकता है कि प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि सिंगल लोड कर दिया है, कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दावों की बहुत टूटती नजर आ रही है। देखा जा सकता है कि जिस तरह से कांवड़ियों की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और उसके बावजूद भी एक ही रोड पर कांवड़ यात्री चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हादसा हो जाता है और 11 से ज्यादा कांवड़िया घायल हो जाते हैं, जिसमें 2 कांवड़ियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल के निशान खड़ा होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए मोहम्मद माजिद। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ जिले में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। आपको बता दें कि बुजुर्ग समेत महिलाओं की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। वहीं मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। वहीं गंभीर हालत में पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो दबंगों का बोलबाला नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां दबंगों ने बुजुर्ग महिला समेत कई लोगों की पिटाई कर दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात गोरखपुर की करेंगे, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा। जनता दरबार में सीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं और आज दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान बड़ी संख्या में अपनी फरियाद लेकर जनता पहुंची हुई थी। देखिए, जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद होते हैं तो जनता दर्शन का कार्यक्रम जरूर रखते हैं और हर सुबह यह जनता दर्शन का कार्यक्रम देखने को मिलता है। और इस दौरान बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जनता पहुंचती है अपनी समस्याओं को लेकर और इसके निस्तारण के लिए सीएम से गुहार लगाती है। तो वहीं सीएम एक एक कर सबकी समस्याओं को सुनते हैं और अधिकारियों को तुरंत निर्देश भी दिया कि तुरंत इन फरियादियों की निस्तारण किया जाए, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। तो साथ ही साथ अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं कि जनता को यहां तक आने का कष्ट क्यों हो, उनके जिले में ही उनकी दिक्कतों का, उनकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए ताकि उन्हें यहां तक ना आना पड़े। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तमाम जनता बैठी हुई है और सीएम खुद एक एक कर खड़े होकर सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं और उसके निस्तारण के लिए उनके साथ मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। सरकार का ये जनता दरबार गोरखपुर में सीएम मौजूद है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। लगातार तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है और आज दूसरा दिन है और देखिए, जब भी गोरखपुर में मौजूद होते हैं हम सब ने वो तस्वीरें देखी है कि जनता दर्शन जरूर होता है और बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। क्या कुछ उनका आज प्रमुख कार्यक्रम रहने वाला है और जनता दर्शन में क्या कुछ रहा?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है, दूसरा दिन है। और दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो जनता दर्शन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। खास तौर पर अगर हम जनता दर्शन की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक फरियादी से खुद मुलाकात करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और त्वरित उन समस्याओं को निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को आदेश भी देते हैं। और लगातार ये भी आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से जो गोरखपुर और लखनऊ जनता आती है, ठीक है नीलेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। लगातार आप जुड़े रहिए, आगे खबरों में बढ़ेंगे जहां अतीक अहमद हत्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। सूत्रों के हवाले से मिल रही बड़ी खबर, अतीक के वकील विजय से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। शाइस्ता और जैनब को लेकर अहम सुराग मिला, हाथ लगने की मिली है सूचना। तो शाइस्ता और जैनब की मीटिंग से पहले ही दबोचा गया विजय मिश्रा को। अतीक को बेनामी संपत्ति का सौदा कराने में जुटा था विजय मिश्रा। और देखिए, विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है और इस दौरान कई सारे खुलासे हुए। तो पूछताछ में अतीक के वकील ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। शाइस्ता और जैनब को लेकर अहम सुराग हाथ लगने की मिल रही है सूचना। शाइस्ता और जैनब की मीटिंग से पहले ही दबोचा गया विजय मिश्रा को। अतीक की बेनामी संपत्ति का सौदा कराने में जुटा था विजय मिश्रा। और नीलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, अतीक के जिस तरह से वकील की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पूछताछ में कई बड़े खुलासे बताए जा रहे हैं, क्या कुछ खुलासा हुआ इस दौरान? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि अतीक के वकील विजय मिश्रा को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू की तो सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि कई बड़े खुलासे विजय मिश्रा की तरफ से किए गए हैं कि शाइस्ता और जैनब की मुलाकात कब हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई। उसके साथ साथ अतीक की जो बेनामी संपत्तियाँ हैं जिसको लेकर ईडी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एसटीएफ की टीमें हो, लगातार जाँच कर रही हैं और अन्य जाँच एजेंसियाँ भी इस पूरे मामले पर पड़ताल कर रही हैं। कहीं ना कहीं उन तमाम संपत्तियों को बेचने के लिए जो है शाइस्ता और जैनब लगातार प्रयासरत हैं और वकील विजय मिश्रा उन तमाम संपत्तियों का सौदा कराने के लिए जा रहा था। हालांकि मीटिंग के पहले ही उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू कर दी गई है। लगातार अगर हम बात करें अतीक अहमद के हत्याकांड वाले दिन से तो लगातार शाइस्ता फरार चल रही है और यूपी पुलिस, एसटीएफ की अलग अलग टीमें उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में विजय मिश्रा का गिरफ्तार होना अपने आप में एक बड़ी कहानी बयां करता है कि कैसे शाइस्ता अभी भी उनके सिंडिकेट को चला रही है, कैसे बेनामी संपत्तियों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उन पर विरोधियों का कब्जा ना होने पाए और शाइस्ता उन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उसी के तहत विजय मिश्रा भी तमाम संपत्तियों का सौदा कराने के लिए लगातार तत्पर था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि विजय मिश्रा और कौन कौन से खुलासे करते हैं कि क्या शाइस्ता की भी लोकेशन पुलिस को या एसटीएफ को मिली है जिसके कारण जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो सके। उन तमाम पहलुओं से जल्द पर्दा उठेगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जैनब और शाइस्ता की मुलाकात जरूर हुई थी कुछ समय पहले और मुलाकात क्यों हुई थी वो सबको पता है कि बेनामी संपत्तियों को कैसे संभाला जाए, कैसे जो अतीक और अशरफ की जो संपत्तियां थी उन पर अपना नियंत्रण रखा जाए और अतीक और अशरफ के जो करीबी थे उनको कैसे अपने साथ जोड़े रखा जाए ताकि उनका जो कारोबार था उसको उसी तरीके से चलाया जा सके। फिलहाल अब देखना होगा कि यूपी पुलिस और कौन कौन से बड़े खुलासे करती है। बिल्कुल नीलेश, और कहीं ना कहीं नजर शाइस्ता की गिरफ्तारी पर भी है क्योंकि लंबे वक्त से शाइस्ता की तलाश की जा रही है लेकिन अभी तक कोई भी लोकेशन ट्रेस नहीं की जा चुकी है। और जब ये मुलाकात बताई जा रही है कि मुलाकात होने से पहले विजय मिश्रा की ये गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं वो लोकेशन भी पता चल सकती है शाइस्ता के बारे में। इसके साथ ही जिस तरह से लगातार दूर रहते हुए भी शाइस्ता लगातार इस सिंडिकेट को चलाने का प्रयास कर रही है, इससे कहीं ना कहीं पुलिस को भी चुनौती है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो। देखिए, बिल्कुल पुलिस के पास बड़ी चुनौती है, 1 लाख की नामियां हैं शाइस्ता। ऐसे में अतीक और अशरफ का जो बड़ा गैंग था, बड़ा सिंडिकेट था, बड़ी बेनामी संपत्तियां थी, उनको बचाए रखना, उनको निरंतर उसी ढर्रे पर चलाए रखना शाइस्ता के लिए जिम्मेदारी भी बनती है। और ऐसे में शाइस्ता लगातार अपनी लोकेशनें बदल रही है, फ़ोन का इस्तेमाल वो नहीं कर रही है। यूपी एसटीएफ की कई टीमें लगाई गई हैं गिरफ्तारी के लिए, यूपी पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, एसओजी की टीमें हैं, ईडी की टीमें हैं, लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दे रहे हैं लेकिन शाइस्ता भी उनके हाथ नहीं चढ़ी है। लेकिन विजय मिश्रा का गिरफ्तार होना अपने आप में
कहीं ना कहीं ये बयां करता है कि जल्द ही शाइस्ता और जैनब की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि दोनों लगातार फरार चल रहे हैं और दोनों के ऊपर ये आरोप है कि वो अतीक और अशरफ के गैंग को जैसा चल रहा था वैसे चलाने के फिराक में है। उनकी बेनामी संपत्तियों को बेचकर उनसे जो मिलने वाली रकम है उसको विदेशों में खपाने के लिए वो लगातार तत्पर है। अपने बेटों के लिए वो जो है याचिका दाखिल कर रही है कि उनको रिहा कर दिया जाए। ऐसे तमाम मामले निकलकर सामने आए हैं। लेकिन विजय मिश्रा को जब गिरफ्तार किया गया, जो कि अतीक के वकील थे, ये भी निकलकर सामने आया कि अतीक की जो बेनामी संपत्तियां थी उनका सौदा कराने में विजय मिश्रा का बड़ा हाथ है। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में वन विभाग में ट्रांसफर के नाम पर बड़ा खेल देखा गया है। यह खेल वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक आईएफएस ममता संजीव दुबे द्वारा खेला गया। अपने रिटायरमेंट के 3 दिन पहले शासन को बिना जानकारी दिए 100 क्षेत्रीय वन अधिकारियों के ट्रांसफर नियमों के खिलाफ कर दिए। इसको लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया। ट्रांसफर आदेश को निरस्त करने के साथ ही उच्च स्तरीय जांच भी बैठा दी। आपको बता दें कि पौधारोपण अभियान के कारण ट्रांसफर पर रोक लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण अभियान की शुरुआत 22 जुलाई से की गई। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 30 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने हैं। तो किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर यह बड़ा खेल देखने को मिला, जहां एक तरफ अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाई गई थी क्योंकि पौधारोपण ये अभियान वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश भर में और 15 अगस्त तक लक्ष्य रखा गया है 5 करोड़ पौधा 15 अगस्त को लगाना, और इसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगी थी। अपर मुख्य सचिव ने तो वन विभाग के नियम के विरुद्ध तबादलों का शासन सख्त हुआ है। तो अनियमित क्षेत्रीय पदाधिकारियों के तबादले निरस्त किए गए। तो अपर मुख्य सचिव ने एक्शन से वन विभाग में हड़कंप मच गया। तो वन विभाग के तबादलों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए। तो एसीएस ने करीब 100 क्षेत्रीय वन अधिकारियों के तबादले निरस्त करने के आदेश दिए हैं। तो 22 जुलाई से 15 अगस्त तक वृक्षारोपण अभियान के तहत रोके गए ये तबादले। एसके वाजपेयी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, वन विभाग में ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सामने आया, जहां रोक थी लेकिन उसके बावजूद ट्रांसफर किया गया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़े पैमाने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की तरफ से तबादले कर दिए गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में वृक्षारोपण का अभियान चला रही है। हालांकि 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधे लगाए जाने थे, वो अभियान पूरा हो चुका है। 15 अगस्त को भी 5 करोड़ पौधे पूरे प्रदेश भर में रोपित किए जाने हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि इस दौरान किसी भी वन अधिकारी का तबादला न किया जाए, क्योंकि इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान को तेजी के साथ पूरा करना है। यही एक वजह है कि तबादले रोके गए थे। जो तबादला सेशन बाकी विभागों में 30 जून तक था, उसको वन विभाग में बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया था। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के प्रधान वन मुख्य संरक्षक ममता की तरफ से ये तबादले किए गए और इन तबादलों की जानकारी शासन को भी नहीं दी गई। हालांकि पूरे मामले को लेकर वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई कि उनको भी कहीं न कहीं जानकारी नहीं दी गई और ये तबादले बड़े पैमाने पर कर दिए गए, जबकि सरकार पहले ही निर्देश दे चुकी थी कि ये तबादले 30 सितंबर तक किए जाए। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह की तरफ से सख्त निर्देश उत्तर प्रदेश के वन विभाग को जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 100 के करीब वन अधिकारियों और रेंजरों के तबादले जो हुए हैं उनको तत्काल निरस्त किया जाए, साथ ही साथ पूरे मामले की जांच करके विस्तृत रिपोर्ट भी दी जाए। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव वन के इस कार्रवाई से कहीं न कहीं वन विभाग में हड़कंप जरूर मचा है। देखना यह है कि जांच में क्या चीजें निकल कर आती हैं, कैसे बिना शासन और संबंधित मंत्री को जानकारी दिए बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। जिलों के कप्तानों के कामकाज की होगी मॉनिटरिंग। यूपी डीजीपी मुख्यालय ने तैयार किया है निगरानी आधार पर तय होगी कप्तान की कुर्सी। अवैध धर्म परिवर्तन को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा गया। तो जिलों के कप्तानों पर रहेगी पैनी नजर। तो 8 जघन्य अपराधों पर
खबरों में आगे बढ़ेंगे। 25 दिनों में फूके गए 27,000 ट्रांसफार्मर। तो भीषण गर्मी ने बिजली विभाग की तैयारियों की खोली पोल। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की वजह से नहीं मिल रही बिजली। पावर कॉर्पोरेशन को प्रतिदिन लग रही 2 करोड़ की जपत। तो किस तरह से जल गए ये 27 ट्रांसफार्मर। अब अलीगढ़ से खबर है, जहां बसपा नेता सुनील कुमार उर्फ गोलू की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर बसपा नेता सुनील कुमार की हत्या की गई। मृतक पर आधा दर्जन से अधिक हत्या के मुकदमे थे दर्ज। अज्ञात बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया है। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। अलीगढ़ के थाना गवाना के कजौनी कट का ये मामला है। तो बसपा नेता की यह हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ गोलियों से यह हत्या की गई। अलीगढ़ के थाना गवाना के कनौजी कट का यह मामला है। तो बसपा नेता सुनील कुमार उर्फ गोलू की हत्या की गई। तो गोली मारकर बसपा नेता सुनील कुमार की हत्या कर दी गई। तो मृतक पर आधा दर्जन से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज थे। अज्ञात बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। और अधिक जानकारी के साथ अलीगढ़ से संवाददाता योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, बसपा नेता की गोलियों से हत्या कर दी गई, क्या कुछ जानकारी इस पूरी हत्या के पीछे? देखिए, जो जिसकी गोलू की हत्या की गई है, क्योंकि पूरा एक बदमाश है। इसने भी जो इस पर भी पहले हत्या के 6 मुकदमे दर्ज हैं। एक बहुचर्चित यहाँ पे बिल्डर हत्याकांड हुआ था, धर्मेंद्र हत्याकांड, उसमें भी इन्वॉल्व रहा था, लेकिन बाद में इसको कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कल एक लोधा में एक वो जो एक होटल में एक उद्घाटन समारोह था, उसमें गया था। वहां पर इसका एक पंकज नाम के आदमी से वहां पर विवाद हुआ। वहां तो लोगों ने इनको अलग करा दिया, लेकिन जब ये रास्ते में रात में अपने घर जा रहे थे, तो वहां पर 2 मोटरसाइकिल, जैसे बताया जा रहा है, इनके साथ जो लड़का सुनील था उसने बताया कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने जो गाड़ी को घेर कर गोलियां बरसाई और जहां पर इस गोली मार दी गई, हत्या हो गई है। ये पूरी घटना है। पुलिस इस मामले में, क्योंकि पंकज से इसका वहां झगड़ा हुआ था, उसी आधार पर पूछताछ कर रही है। और जो उसके साथ लड़का था, पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जिन्होंने गोली मारी उन्हें पकड़ने का प्रयास करी। बहुत ही जल्दी से जल्द उम्मीद है कि इसके हत्यारे पकड़े जाएंगे। बिल्कुल योगेंद्र, अभी पुलिस के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? जांच कहां तक पहुंची है? क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी और किसी पर शक? देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज है, क्योंकि ये सबको पता है कि इसका पंकज से 2-3 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था और कल भी झगड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रीट शीटर है या बदमाश है, तो हो सकता है पंकज भी बदमाश हो। तो उसी को लेकर के पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो इसके साथ लड़का था सुनील, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया अपनी। और जो वो 2 गोली मारने वाले हैं, उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रही है कि वो कौन थे। और उम्मीद है आज शाम तक पुलिस को पता लग जाएगा। ठीक है, केस ब्लाइंड केस नहीं। ठीक है योगेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एटा में मिनी बैंक और CSC संचालक से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नकाबपोश बदमाशों ने दुकान बंद कर बाइक से घर वापस लौटते समय मिनी बैंक संचालक को निशाना बनाया। आपको बता दें कि बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लाखों की नकदी लूट कर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने थाना मरहरा में लूटे की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और अधिक जानकारी के साथ एटा संवाददाता आरबी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरबी द्विवेदी, किस तरह से लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं? लूट की घटना को अंजाम दिया गया। जी पुनः आपको बताना चाहूंगा, एटा के थाना मरेरा का एक पूरा मामला है महाराष्ट्र क्षेत्र का, जहाँ एक CSC स्टेट बैंक मिनी बैंक ब्रांच थी, उसको चलाता था, उसका संचालक था। तो वो दुकान बंद करके अपने घर मरेरा जा रहा था। तो वहीं हजारा नहर के पास में 3 बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे की नोक पर, गन पॉइंट पर, उसके साथ में 2,25,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। और वहीं लुटेरे तमंचा की नोक पर जो है लूट करने के बाद में फरार हो गए। और वहीं तत्काल सूचना पर पुलिस मौके पर अधिकारी, आला अधिकारी पहुंच गए। इसमें एडिशनल SP, CO सिटी और क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंच गई। तो जांच में जुटी हुई है पुलिस, बहुत जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में लिसारी गेट थाना क्षेत्र के नीचा सदिग नगर निवासी गौरक्षक की अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मृतक के परिजनों ने 7 लोगों को नामजद करते हुए ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के मुकदमा कायम कर दिया है। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। वहीं मृतक के छोटे भाई ने पुलिस को सूचना दी कि उसके मकान की 2 बाइक पर अज्ञात 4 बाइक सवार रैकी कर रहे थे। तो वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो मेरठ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बाइक सवारों ने गौ रक्षक के घर पर रेकी की और पुलिस ने आने पर फरार बाइक सवार बदमाश, तो सीसीटीवी कैमरे से आरोपी को चिन्हित कर रही पुलिस। और अधिक जानकारी के साथ मेरठ से संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना के पीछे? देखिए, मेरठ की अगर बात की जाए तो बदमाशों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। जो गौरक्षक है उसकी कुछ ही दिन पहले दिन दहाड़े गोली मारकर बीच चौराहे पर हत्या की गई थी। उसके बाद अब उसके जो परिवार है वहां पर कल रैकी की गई है। 4 बदमाश बाइक पर घूमते हुए रैकी करते हुए नजर आए, जिसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो दहशत में हैं। पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाले हैं, जिसमें 4 बदमाश 2 बाइकों पर रैकी कर रहे हैं। उसको लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, कौन बदमाश है उनकी तलाश की जाएगी। लेकिन सवाल यह है जिस तरह से गौरक्षक की हत्या की गई और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। लगातार देखा जाए काफी लंबा समय बीतने के बाद भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, बचे हुए बदमाश अभी भी फरार हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं और बदमाश घर की रहती कर रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं उनको और दहशत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि मेरठ में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। वहीं पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देती हुई नजर आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी को देने के लिए। कानपुर देहात में सीजीएम कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर भागे दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस और एसओजी की टीम ने औरैया इटावा हाईवे पर तिवारीपुर अंडरपास के पास से मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के फूलपुर निवासी पवन उर्फ गुड्डू जिला जेल से माती कोर्ट में पेशी कर लाया गया था। वहां से वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिससे निकले। खबर हापुड़ से है, जहां पर कबाड़ के ढेर में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। आग लगने से हाईवे पर मची अफरा तफरी। कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र के हाईवे की ये घटना है। तो कबाड़ में ये आग लग गई और देखते ही देखते ये आग भयानक रूप ले लिया। इस आग ने आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र के हाईवे की ये घटना है। तो ये तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से कबाड़ में आग लगी और उसके बाद धू धोकर काले धुएं का गुबार आसमान में दिखने लगा। ताहिर हमारे संवाददाता हापुड़ से जुड़ चुके हैं। ताहिर, किस तरह से ये कूड़े के अंबार में आग लग गई और देखिए आग इतनी भयानक थी कि लगातार अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। जी, आपको बताना चाहूंगा लखनऊ कोतवाली क्षेत्र का चंडी रोड का हाईवे का ये मामला है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था। जो फैक्ट्री द्वारा कतरन निकाली जाती है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक हैं वो लापरवाही करते हैं और कहीं ना कहीं भीषण जो है हादसे का वो शिकार लोगों को कर सकते हैं। उसी का नतीजा ये देखने में मिला कि जो कतरन का ये कबाड़ का जो है ढेर लगा हुआ था, इस पर संदिग्ध परिस्थिति में आग लगी है और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया गया। हालांकि वहां 2 ट्रक भी खड़े हुए थे जो आग की चपेट में आने से बाल बाल बचे। अगर कहा जाए तो जो दमकल कर्मी थे उनकी सूझबूझ से ये आग पर काबू पाया जा सका। जी ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।